बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एहसन इकबाल है और आज हम 9th क्लास के कंप्यूटर की जो न्यू बुक हमारे पास आई है, यानी कि न्यू कोर्स 20 से 21, उसके वीडियो लेक्चर की हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि दोनों बुक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो जो हमारी प्रीवियस बुक थी उसमें 80 से 90% वो थ्योरी बेस करती थी, यानी कि वो थ्योरी पे बेस करती थी, और ये वाली जो बुक है ये हमारी ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है ये प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर बेस करती है। यानी ये वाली बुक पुरानी बुक की निस्बत बहुत ही ज़्यादा बेटर है और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी अगर आप अपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से अपने बेसिक कंसेप्ट जो है ना उनको क्लियर कर लेते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम क्या होती है? अगर मैं डेली लाइफ में बात करूं तो मेरे पास प्रॉब्लम हमारे मसाइल हैं, हमारी तकालीफ हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम हमारे पास ना तो कोई मसला है ना ही कोई तकलीफ है। प्रॉब्लम कोई भी वो चीज़ है जो प्रोसेस के दरमियान है, यानी कि जो अंडर प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूट नहीं हुई उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है तो असाइनमेंट मेरे लिए उस वक्त तक प्रॉब्लम है जब तक मैं उसको कंप्लीट करके सबमिट नहीं करवा लेता, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। इसी तरह वालिदैन का बच्चों को सुबह स्कूल भेजना एक प्रॉब्लम होती है, बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो प्रॉब्लम हल हो जाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ जो अंडर प्रोसेस हो, जो एग्जीक्यूशन में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। अगर हम अपनी फील्ड यानी कंप्यूटर के लिहाज से प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम हमारे पास, अगर एक मेरा कस्टमर है वो एक सॉफ्टवेयर मुझसे बनवाना चाहता है तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। उसकी कोडिंग करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सारी मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जीक्यूशन में हो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली हमारे पास एक स्किल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड अप्रोच। ये एक स्किल है जो कि कोई भी बंदा अपने अंदर डेवलप कर सकता है। कैसे डेवलप कर सकता है? बाय फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड अप्रोच। एक वेल डिफाइंड अप्रोच को फॉलो करके कोई भी बंदा इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकता है। अब डेवलप तो स्किल हो जाएगी, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि एक वेल डिफाइंड अप्रोच क्या होती है? तो वेल डिफाइंड अप्रोच क्या होती है? वेल डिफाइंड अप्रोच हमारे पास ये सारे स्टेप्स हैं। देयर आर 5 स्टेप्स। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, उसका पता लगाना कि प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम हमारी डिफाइन होगी तो उसको मैंने अंडरस्टैंड करना है। देन है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। फिर जो सॉल्यूशन है यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको प्लान करना है, उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए। और जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन। कैंडिड सॉल्यूशन इसका फाइंड करना है। और लास्ट पे है सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, कि हमने सबसे बेटर सॉल्यूशन होगा उसकी हमने सिलेक्शन करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक स्किल है जो कि कोई भी बंदा अपने अंदर डेवलप कर सकता है बाय डिफाइनिंग वेल डिफाइंड अप्रोच। एक वेल डिफाइंड अप्रोच को फॉलो करके तो कोई भी बंदा अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकता है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है, और ये स्टेप्स वो वाले स्टेप हैं जिनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर हम इसको आगे पीछे करेंगे तो हम कोई भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही अच्छे तरीके से ना तो डिफाइन हो सकेगी, ना ही उसको हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ना ही उसका सॉल्यूशन बेटर सॉल्यूशन फाइंड कर सकेंगे, और इसलिए वो हमारे लिए उसमें कोई बेहतरी नहीं होगी। ठीक है, अगर इसी तरह मैं एक मिसाल देता हूं, अगर मैंने एक असाइनमेंट बनानी है तो अगर ऐसे तो मुमकिन नहीं है कि मैं पहले सबमिट करवा दूं,
फिर उसके असाइनमेंट पेज लेके आऊं, फिर लिखूं, ठीक है। इस तरह यानी कि आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। प्रॉपर वे से कि सबसे पहले मैं असाइनमेंट पेज लाऊंगा, उसको रिटर्न लिखूंगा, देन मैं उसको सबमिट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, या जिसको हम वेल डिफाइंड भी अप्रोच कहते हैं, जिसको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप है जो है वो हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम का पता नहीं लगाएंगे प्रॉब्लम कौन सी चीज है, तो हम कभी भी कोई भी सलूशन इसका फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास कि एक हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। अब प्रॉब्लम दो किस्म की प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक हो सकती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, एक हो सकती है नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होगी? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होगी दैट डज नॉट इंक्लूड एम्बिगिटीज, यानी कि वो वाली प्रॉब्लम जिसमें किसी किस्म का ना तो कोई शक हो, ना ही शुबा हो, ना ही वो मशकूक हो, क्लियर हो। उसका डिपेंड करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड करता है कि एक तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए, दूसरा ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी जितनी कंडीशन है वो सारी की सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नंबर 3 है इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। कि हम उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो कोई भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जो भी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी, एक तो उसमें एम्बिगिटीज इंक्लूड नहीं होंगी, दूसरा उसका गोल क्लियर होगा, तीसरा जितनी भी कंडीशन है उसकी वो सारी की सारी सेटिस्फाइड होंगी, और चौथा उसका क्या है? इजी टू अंडरस्टैंडेबल, यानी कि हम कोई भी बंदा उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये तो अगर मैं यहां एक एग्जाम्पल कोड करूं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के एक एग्जाम्पल मैं यहां कोड करूं कि अगर मैं आपका एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता हूं, तो ऐसे बच्चे जो तो मेरे से फेमिलियर होंगे, यानी जो मुझे मेरे नोन होंगे, जो पहले भी मेरा कोई ना कोई ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर चुके होंगे, उनको सारे प्रोसीजर का इल्म होगा, उनका क्लियर गोल होगा, सारी कंडीशन उनकी सेटिस्फाइड हो रही होंगी, और वो इजीली उसको अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। कैसे? क्योंकि मैंने टेस्ट किस पोर्टल पे लेना है, कौन सा वेब पोर्टल मैंने यूज करना है, उनको मालूम है, टाइम कौन सा है, डे कौन सा है, सारा कुछ मालूम है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, तो नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होगी? नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, अगर मैं यही जो इधर मैंने आपको एग्जांपल कोड की है, यही एग्जांपल मैं इधर कोड करूं, तो नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम होगी कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो जिसने न्यूली स्कूल ज्वाइन किया, वो मुझसे फेमिलियर नहीं है, वो मुझे यानी कि उसने मेरा जो टेस्ट है वो पहले कंडक्ट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए क्या इशू होगा? उसके लिए इशू ये होगा ना तो उसका गोल क्लियर, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, कहां से मैंने सारी उसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होंगी, और उसका गोल भी यानी इजी टू अंडरस्टैंड भी उसके लिए नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में ये डिफरेंस होता है कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिनमें एम्बिगिटीज इंक्लूड नहीं होती, और नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो वाली होंगी जिसमें एम्बिगिटीज इंक्लूड होंगी। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम है डिफाइन नहीं होती, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजीज, आपकी बुक में स्ट्रेटजीज यूज की गई हैं, ठीक है। स्ट्रेटजीज क्या है? स्ट्रेटजीज, देयर आर 3 स्ट्रेटजीज। सबसे पहले है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। उसके बाद है गैसेज, और लास्ट में है हमारे पास
ड्रा पिक्चर। यानी कि मेरे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं, हम इन स्ट्रेटजीज को यूज करके भी किसी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है गेम बैकग्राउंड नॉलेज। अगर मैंने जो यहां एग्जांपल दी है मैं उसको यही कोड करना चाहूं, यानी कि वो वाले बच्चे जिन्होंने मेरा टेस्ट पहले कंडक्ट किया होगा उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज मौजूद है, ठीक है। यानी कि वो जानते हैं कि सर कौन से डे को टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टाइम क्या होता है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक से करते हैं, व्हाट्सएप से करते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है। और वो वाले बच्चे गेसेस की अगर बात करें, वो वाले बच्चे जो मैंने यहां एग्जांपल कोड की थी कि अगर वो वाले ऐसे बच्चे जो न्यूली कमर हैं, जो नए आए हैं, ठीक है, हो सकता है कि जहां वो पिछले अदारे में पढ़ते हों वहां पे कोई ऑनलाइन उनको वर्क दिया गया हो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो गेस कर सकते हैं कि सर ऐसा काम कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, यानी पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे भी वो गेस कर सकते हैं। थर्ड है ड्रा पिक्चर, ठीक है। एक पिक्चर की मदद से भी हम एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। क्यों डिफाइन कर सकते हैं? बिकॉज पिक्चर स्पीक लाउडर देन द वर्ड, कि एक पिक्चर जो है ना वो वर्ड की निस्बत कोई भी बंदा उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। जिस तरह के मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं एक रोड के ऊपर जा रहा हूं, इसको छोड़ें, अगर आपने देखा है कि हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो हमारे मुल्क में जो रोड्स हैं उनके ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं। अब हमारे जो ड्राइवर हज़रात हैं ये ज़्यादातर बेचारे तो अनपढ़ होते हैं, ठीक है, इनको पढ़े लिखे नहीं होते, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उन साइन वो जो साइन बोर्ड होते हैं वो पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, जिसको देख के वो समझ सकते हैं। पढ़ना तो उनको आता नहीं, पढ़ तो वो सकते नहीं, लेकिन उस जो पिक्टोरियल फॉर्म होती है ना, यानी जो पिक्चर बनी होती है उसको अंडरस्टैंड करके वो कोई अगर यू टर्न लेना है यू टर्न ले सकते हैं, अगर यू टर्न वहां से नहीं ले सकते आप तो वहां से आप यू टर्न नहीं ले सकते, उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर एक और एग्जांपल मैं यहां कोड करना चाहूं, मैप, कि मैप कितना जरूरी है, ठीक है। मैप अगर आपने एक घर अपना बनवाना है, ठीक है, तो आप जिससे आपने घर बनवाना है, आप और उसकी एक वर्बली कन्वर्सेशन होती है, ना तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और ना ही वो आपको अच्छे तरीके से समझ सकेगा। तो बेहतर हल क्या होगा कि आप एक आर्किटेक्टर के पास जाएं, ठीक है, वो आपको एक मैप जो है या नक्शा वगैरह जो डिजाइन करके दे, आप भी उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और जो काम करने वाला होगा वो भी उसको अच्छे तरीके से समझ लेगा। तो पिक्टोरियल फॉर्म का इतना ज्यादा फायदा होता है। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।